नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3 कंपनियों की 838.61 करोड़ की संपत्तियां कुर्क। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की जांच। वक्फ संशोधन बिल पर बोले सीएम नायब सैनी, वक्फ बोर्ड को लेकर नहीं रहेगा कोई विवाद। सीएम ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी कही बात। हरियाणा के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, खाते में 48 से 72 घंटे में आएगा गेहूं खरीद का पैसा। प्रदेश सरकार के गेहूं खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गुरुग्राम ईडी कार्यालय के अधिकारियों ने 3 अलग-अलग कंपनियों पर कार्रवाई कर करीब 838.61 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी अनुसार केनरा बैंक और एसबीआई से 176.70 करोड़ रुपए के ऋण की चूक के मामले में धन शोधन तहत मैसेज लक्ष्मी प्रेसिजन क्रूज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 156.33 करोड़ रुपए की 12 अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। ईडी ने इनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच की। आरोपों में गलत बयानी, तथ्यों को छिपाकर बैंकों के संघ को धोखा देना, ऋणदाता बैंक की सहमति के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों का निपटान करना और संबंधित कंपनियों के साथ बेईमानी से व्यापार करना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों के संघ को 176.70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में सीबीआई ने भी आरोप पत्र दायर किया है और इसके अलावा अन्य समूह कंपनियों से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में करोड़ों रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद यह बिल कानून के रूप में देश में वक्फ संपत्तियों पर लागू हो जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पारित होते ही वक्फ कानून में बड़े बदलाव होंगे। कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वक्फ संशोधन बिल पर पत्रकारों से बात की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बिल लाने जा रही है, जिसके लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड को लेकर कोई विवाद नहीं रहेगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के 2 बड़ी सौगातें देने के लिए आ रहे हैं। एक तो हिसार स्थित हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा और वहीं यमुनानगर में 800 मेगावाट की बिजली इकाई का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री का खुले दिल से स्वागत करेगी। देखिए, क्योंकि नियम होने चाहिए, संविधान के अनुसार जब नियम प्रक्रिया होगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस नियम प्रक्रिया के अंदर जो वक्फ बिल आया है, क्योंकि कई प्रकार के डिस्प्यूटेड इसके अंदर थे, अब वक्फ बिल आने के बाद वो कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, सारे डिस्प्यूट ठीक होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने भारत की तस्वीर को लगातार बदलने का काम कर रहे हैं, जिनका एक विजन भी है, जिनका एक मिशन भी है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और उस दिशा में गति से काम चल रहा है। तो हरियाणा के लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकसित हरियाणा, विकसित भारत गति से काम करेंगे। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, 3 गुना गति से काम करेंगे। संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है, जिसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो सारे देश में जमीनों की लूट होती थी, उसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। वहीं यहाँ पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बढ़ते नशे को पूर्व सरकारों को दे बताया, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को लूटना और परेशान करना बीजेपी की नीति है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान तो धरने पर पंजाब में बैठे हैं और पंजाब में इंडिया गठबंधन की सरकार है। जो जमीनों की सारे देश में लूट हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। ऐसा नहीं है कि इस बिल में पहली बार कोई अमेंडमेंट हो रही है, 5 बार पहले हो चुकी है। और कांग्रेस ने तो 1913 में इसमें वो प्रावधान कर दिया कि वक्फ
अगर किसी भी ज़मीन को अपनी क्लेम कर लेता है, अपना दावा दिखा देता है, तो जिसकी ज़मीन पे करा है उसको कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसे धारा के होते हुए कल को वो सारे हिंदुस्तान को अगर वक्फ की प्रॉपर्टी कर दें तो सारे हिंदुस्तान को धक्के खाने पड़ेंगे कोर्टों में। इसलिए सोच समझकर, ये किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, किसी मज़ार के खिलाफ नहीं है, किसी भी जो ऐसे संस्थान हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये जो इसकी आड़ में लूट हो रही थी, तगड़ी लूट हो रही थी। ज़मीन तो इनके पास है रेलवे से भी ज़्यादा, रेलवे इतना प्रॉफिट कमा के देती है और इनका 1 करोड़ कुछ है। इसका मतलब लूट तो शरेआम हो रही है। देश के हित में, गरीब मुसलमान के हित में, और सरकारों का काम होता है कि अगर कहीं भी लूटमार हो रही है तो उसको दुरुस्त करने के लिए कानून बनाए। देखिए, ओवैसी भाईजान तो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो मीडिया में हाईलाइट हो गए। ये बहुत, अब तय तो जो पदासीन अधिकारी है लोकसभा का वो करेंगे, परंतु आम आदमी के दिल में इनके प्रति बहुत गुस्सा है। कानून तरीके से बनाया गया है। हरियाणा के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मंडियों में खरीद के लिए 48 से 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा और किसानों को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। सीएम नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंडियों में बारदाने की उचित व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का भाव 2425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। हमने बैठक ले ली थी, बैठक लेकर के पूरा उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं और मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद आरंभ हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है और चाहे एमएसपी को लेकर के है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। क्योंकि कई बार दिक्कतें वहाँ आ जाती हैं, क्योंकि धान का हो चाहे गेहूं का सीज़न हो, दोनों सीज़न लगभग 2 महीने 2.5 महीने चलते थे। थोड़ा थोड़ा करके मंडी में अनाज आता था, परंतु आजकल मशीनी युग है। वो 2.5 महीने का एक कार्यकाल मात्र 10-12 दिन के अंदर ही वो सिमट जाता है। हमारे पास ज़्यादा मात्रा में धान भी उत्पन्न हो रहा है, गेहूं भी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है और उसके कारण से, क्योंकि मशीनी युग है, एकदम जब दबाव बनता है तो उसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं इधर उधर होती हैं। परंतु फिर भी हमने अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को हमने ये कहा है कि इस स्थिति को कंट्रोल करते हुए हम किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आने दें और उस धान गेहूं को उठान का भी और उसको लेने का भी वो उचित प्रबंध हमारा है। दीनबंधु छोटराम थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट के शुभारंभ पर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यमुनानगर में आगमन प्रस्तावित है और इसके आगमन पर तेजली खेल परिसर में कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले शहर की सूरत बदलने वाली है। शहर का सौंदर्यीकरण होगा, शहर के सभी मुख्य मार्ग चकाचक होंगे, सड़क किनारे दीवारों की पेंटिंग कर स्वच्छ भारत, स्वच्छ यमुनानगर, जगाधरी और खेलो इंडिया के स्लोगन और संदेश अंकित किए जाएंगे। शहर के सभी चौकों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इन कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। 14 अप्रैल से पहले उन्हें सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 860 कुख्यात नशा तस्करों की विस्तृत सूची बनाई है। इन तस्करों के खिलाफ 10 वर्षों में नशा तस्करी के 3 या उससे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस से हिट लिस्ट में शामिल 860 नशा तस्करों में 730 तस्कर जेल से बाहर हैं। हरियाणा पुलिस ने नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए अब तक की सबसे ठोस और योजनाबद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 860 कुख्यात नशा तस्करों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिन पर पिछले
10 वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 या से अधिक केस दर्ज हैं। खास बात यह है कि अब तकनीकी स्तर पर भी काम का मजबूत किया जा रहा है। राज्य की साइबर फोरेंसिक लैब को यह निर्देश दिया गया कि वे जांच अधिकारियों को हर डिजिटल जांच में प्राथमिकता पर सहयोग दें, चाहे वह मोबाइल डाटा हो, इनप्रिंटेड मैसेजिंग हो या फिर वित्तीय ऐप्स हो। सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। अकेले सिरसा में 117 तस्कर सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 106 अभी भी जेल से बाहर है। चंडीगढ़ सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा और दूसरे सदस्य शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की अध्यक्षता में हुई विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 3 एजेंडे रखे गए थे। बैठक में ब्लीचिंग पाउडर, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड और स्टेनलेस स्टील स्क्रीन परचेजिंग को लेकर प्रक्रिया में शामिल हुई कंपनियों ने कमेटी से बातचीत की और इस दौरान पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं स्टेनलेस स्टील स्क्रीन के लिए 4.41 करोड़ के 2 एजेंडे मंजूर किए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यही है कि उच्च क्वालिटी की सुविधा जनता को मिले। हरियाणा में 7 साल बाद फिर से पुरानी क्लर्क भर्ती खुलने वाली है। हरियाणा सरकार के कार्मिक विभाग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से क्लर्क भर्ती 5/2019 की वैकेंट पोस्ट को रिपोर्ट मांगी है। दरअसल 2022 में सवालों में गड़बड़ी मिलने के बाद HSSC ने 900 क्लर्कों की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे और इसके अलावा 4,798 क्लर्कों में से 900 की नियुक्ति नए सिरे से करने के लिए कहा गया था। भर्ती में गड़बड़ी के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 2019 में निकली क्लर्क भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया गया था। आयोग ने सितंबर 2020 से नौकरी पर लगे सभी क्लर्कों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया था। HSSC ने साल 2019 में क्लर्क के 4,798 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। गोहाना जिले के बड़ौदा थाना क्षेत्र के गांव बैसवान खुर्द में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां घरेलू विवाद के चलते साहिल पुत्र सुभाष ने अपने 22 वर्षीय पत्नी निशा की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी। मृतका का 2 महीने का एक बच्चा भी है जो अब मां के साय से वंचित हो गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि पति पत्नी के बीच आपसी घरेलू झगड़े के कारण यह घटना घटी है। झगड़े के दौरान साहिल ने गुस्से में आकर चाकू से निशा की गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अंबाला में कुट्टू का आटा खाने की वजह से कई लोग बीमार हो गए। हालांकि उन सभी की कंडीशन अब सामान्य है, लेकिन अस्पतालों में मरीजों का आना लगातार जारी है। अंबाला शहर नागरिक अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर रेनू ने बताया कि अंबाला में नवरात्रि की शुरुआत से ही कुट्टू का आटा खाने की वजह से मरीज आ रहे हैं, जिन्हें पेट खराब और उल्टी जैसी समस्याएं आ रही हैं। फिलहाल सिर्फ एक मरीज एडमिट है और कोई भी मरीज सीरियस नहीं है। जब से नवरात्रि शुरू हुए हैं तो हमारे पास जो पहले दिन थे, इस दिन हमारे पास तकरीबन 17 पेशेंट्स आए थे इमरजेंसी में और वो उनमें से कोई भी सीरियस नहीं था, पर ओपीडी में अपना ट्रीटमेंट करा के दवाई लेके वो लोग चले गए थे। और लेकिन क्योंकि वो पहला नवरात्रा था और उस दिन हमें ये कुट्टू के आटे का इतना वो नहीं था, तो हमने इसका बहुत डिलीजेंटली रिकॉर्ड वो नहीं करा था। पर उसके बाद से जो सेकेंड नवरात्रा था उसमें हमने सब पेशेंट्स की लाइन लिस्टिंग भी करी और 31 तारीख को यानी कि दूसरे नवरात्रि वाले दिन हमारे पास 8 मरीज आए थे और वो भी सारे ओपीडी में इमरजेंसी में दवाई लेके थोड़ी देर उनको ऑब्जर्वेशन में रखा, उसके बाद वो चले गए। इनमें से एक पेशेंट एडमिटेड है हमारे पास जो कि अब बेहतर है और आज सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव्ड है और आज अभी तक शायद हमारे पास से एक पेशेंट कोई आया है, वरना अभी तक ये पेशेंट कोई आया नहीं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।